Standing by. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और प्रदीप जी, टुडे इज द 358th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यस यस। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आज प्रकाश दिवस है। 358वीं 358th बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। याद रखें, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु, 10वीं पातशाही सिखों की। 1699 में 1699 में 13th of April Guru Gobind Singh Ji Maharaj established the Khalsa or the Sikh religion at Anandpur Sahib. The way that we know the Sikhs now, where you have to wear 5 things, 5 आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा पहननी है। कछेरा, पगड़ी, कृपान, कड़ा, कंगा, ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर अपने पास रखनी है और कभी भी मतलब आपको अपने केश नहीं काटने हैं। And the life of Guru Gobind Singh itself is an inspiration. It is absolutely fantastic. I mean, you can't, there is nobody else to equal it. Let's be very clear. It's absolutely fantastic. He lost 4 sons. 2 died in battle and 2 were captured, rather betrayed by their cook, and walled alive by Wazir Khan. Wazir Khan जो पंजाब का जो गवर्नर था, उसने चिनवा दिया जी दीवार में। उसके बावजूद आप देखें गुरु साहब की बहादुरी, आप देखें बाकी सब चीज़ आप देखें, नो वंडर ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरीबडी। उसके बाद जो एक शब्द है जो सारी दुनिया जो उसको गाती है, मतलब हमेशा सिखों में सबसे पॉपुलर शब्द है प्रदीप जी, वो है मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी आवाज़ का। गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा हुआ हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, मतलब वो सारी दुनिया गाती है गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में। And all the traditions that have been established, गुरुद्वारा में फ्री खाना वाना, I mean, लंगर जो है, it is out of the world. मुझे मालूम है बहुत सारे टूरिस्ट who go from here to Singapore and all those places. This is a यार लंगर है वहाँ पर एक खाना तो हो जाएगा। जी, खाना मिलेगा। खाना मिलेगा, अच्छा खाना। But that by the way is a diktat from our first guru, Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Okay. Vand khao, मतलब eat, you must share whatever you have got. You must share it with all the hungry. So which is nobody, fantastic. I mean, there's one place for people can go if they're hungry and they have That is the Gurudwara. and that's a Gurudwara to get good. मतलब लंगर वहाँ पे हमेशा चलता रहेगा 24 घंटे। Yes, बिल्कुल। जब मर्जी जाकर आप खा सकते हैं। And Pradeep ji, here I must say this, I am reasonably certain all our friends from the Congress etc. are going to ream me for this, but the fact remains, सर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो डिक्लेयर किया, वो सिर्फ क्योंकि ये कहा दिया गया। बिल्कुल। तो मतलब and the only person who actually thought of turning this into Veer Bal Divas was Prime Minister Modi, nobody else. So you have to give credit where it is due. किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो आपकी मर्जी। विकास भी विरासत भी और दोनों को संभाल के चले जी। In any event, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, and in French, bonsoir, Pradeep ji. Amariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Absolutely wonderful. And Pradeep ji, that bead thing seems to be going out of control a little bit. वो जो बीड़ में जो हत्या हुई है एक सरपंच की, वो जरा out of control जा रही है। And you talking about langars and free food and the need for annadanam, giving food to the poor and needy. But here Shirdi mein, BJP MLA, though his father, who was a minister, retract and apologize for it. But he had the audacity to say that जो free lunch, free food देते उसको बंद कीजिए। ये क्या फ्री फूड बोले पूरे दुनिया के भिखारी यहाँ पर आते हैं। ये बेवकूफी। अब भिखारी भी आते होंगे तो क्या? अरे भिखारी खाएंगे और कौन खाएगा यार, वो किसके लिए? सब लोग खाते हैं। Everybody takes it as प्रसाद। Even I have had। Yeah, बिल्कुल। अरे भाई मैंने भी खाया है। और वो it was the second solar kitchen in India after Tirupati। तिरुपति के बाद तिरुमला देवस्थानम जो है, they established the first solar kitchen in the world. After that solar kitchen in this part of the world, and then after that Shirdi। आप देखें, मतलब इट इज सो ब्यूटिफुल,
and it does not use any carbon producing fuel. It is completely fuelless. सबसे बड़ी बात यह है, it is based on solar energy and it's fantastic, and the food tastes so good because nothing gets burnt. It's all based on steam, heated by steam, and that's how it cooks. In any event, I think we've got our guest today, Sushil Vyas ji हमारे साथ हैं. लक्ष्मण साहू साहब, always a pleasure. नमस्कार. अरे नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय सिया राम, श्री राम, हर जय सिया हर राम. महादेव, जय सिया राम, हर हर महादेव. और वंदे मातरम. गोपाल तिवारी जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार नमस्कार. हर हर महादेव. गोपाल तिवारी जी, हर हर महादेव. हर हर महादेव. आप सबको सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 398 यानी 358 बर्थ एनिवर्सरी पे आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. वो कहते हैं ना, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. और जैसे मैं प्रदीप जी से बात कर रहा था, लक्ष्मण साहू जी साहब एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार को याद आया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की तरह मनाया जाए, क्योंकि हमारे दो साहबजादे, जो छोटे साहबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, उनको वजीर खान ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था. तो मेरा यह कहना है, दैट्स अ ग्रेट थिंग. मतलब टू रिकॉग्नाइज दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करके और साथ में ये करना जस्ट आफ्टर क्रिसमस, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल. लक्ष्मण साहू जी साहब, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बजाज साहब, जो आपने शुरुआत की है जी, श्रद्धेय वंदनीय गुरु गोविंद सिंह जी की 398 की जयंती पर जो समारोह होने जा रहे हैं जी, उसके लिए तो मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी याद ऐसी दिलाता हूं. आज का दिन है 6 जनवरी. जी, जैसे हमारी पत्रकारिता में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस नवंबर में मनाया जाता है, बाद में अंतरराष्ट्रीय पत्रकार दिवस मई महीने में मनाया जाता है, 3 मई को. जी, 16 नवंबर को, 3 मई को ये राष्ट्रीय पत्रकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय पत्रकार दिवस. वैसे 6 जनवरी महाराष्ट्र में मराठी पत्रकार दिन बोल के मनाया जाता है. जी, जो दर्पणकार थे बाल शास्त्री जांभेकर, उन्होंने जो पहला मराठी वर्तमान पत्र अखबार शुरू किया था 1832 में, उसी की यादगार में मराठी पत्रकारिता दिन, मराठी पत्रकार दिवस ये 6 जनवरी को जी, आज मनाया जाता है. जी, और ये जो मीडिया सब अभी इतनी फैल गई है, इतनी बढ़ गई है, इतना डिजिटल मीडिया आया है, सोशल मीडिया है, सब ये सब चैनल्स आ गए. जब भी कुछ भी नहीं था, जब वर्तमान पत्र था, जी, तो उसकी यादगार में बाल शास्त्री जांभेकर को मैं बहुत श्रद्धांजलि यहाँ अर्पण करता हूँ. और जो सब पूरे पत्रकार हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर, उनको मैं उनकी कार्य प्रणाली में यशस्विता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ. क्या बात. जी, Fantastic. सब शुभकामनाएं सर. जी, यस. जबरदस्त, फैंटास्टिक. जी, बोलिए सर. अभी जो आपने बात छेड़ी है, श्रद्धेय गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जिस तरह से मारा गया था, जी, एक 8 साल का था, एक 9 साल का था, और मारने की वजह क्या थी? वो हैवानियत किसके लिए थी? ये धर्म अपनाने के लिए किसी ने उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की, और उन्होंने वो धर्म अपनाया नहीं, अपना धर्म छोड़ा नहीं. जी, और जो अपना धर्म छोड़ा नहीं, वो भारतीयता का धर्म था. और इसकी यादगार में 350 साल के बाद भी आज इसकी जरूरत है नई सदियों में, नई पीढ़ियों को, नई जनरेशन को, नई नस्ल को ये बताने की कि हम किस लिए जिंदा है आज, और हमको आगे क्या करना है, हमको कौन सी विचारधारा अपनानी है, कौन सी विचारधारा के लिए लोग विरोध कर रहे हैं,
इस विचारधारा को विरोध करने का उनका मकसद क्या है? जी। अगर ये सब बातें सामने आनी चाहिए, अगर भारतवर्ष अखंडता के लिए पवित्र वैसे ही रहे और देश का जो गौरव है ये विश्व गौरव होने जा रहा है, विश्व का गुरु भारत होने जा रहा है, तो कौन सी विचारधारा पर हमको डट के रहना पड़ेगा, किसकी विचारधारा के खिलाफ हमको जिंदा रहना पड़ेगा, और इसके लिए कितने लोगों की कुर्बानी, कितने लोगों का बलिदान हुआ है, उसके लिए छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ा नहीं उस हैवानियत लोगों ने। इसलिए उसकी यादगार में आज श्रद्धा पूर्वक उनको नमन होना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को वो शौर्य का जागरण होना चाहिए, क्या ये बात है। शौर्य अपनाने में चाहिए। Fantastic, नहीं तो sir. इतनी सारी समस्याओं में हमको जीने का क्यों है, हमको जिंदा क्यों रहना है, उसके लिए कोई मकसद नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने इसके, हम हर साल गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर छुट्टी देते हैं, छुट्टी मनाते हैं, लेकिन उसको इतिहास दोहराना क्यों पड़ता है, उनको किस लिए याद रहना पड़ता है? जो जो हमारे पूर्वज नेता हो गए उनका इतिहास क्या था, उन्होंने सबक क्या दिया, उन्होंने सीख क्या दी है, इसका पुनरुच्चारण होने के लिए, उसका पुनः प्रत्यय का आनंद लेने के लिए भी ये सारी बातें होनी चाहिए। साहब जी साहब। जैसे हम साहब जी साहब। हर एक नेता का हम स्मरण करते हैं, उनके विचारों का स्मरण करते हैं और आगे चलने की उस ताकत। सीख की उम्मीद रखते हैं। जय बापू। इसलिए ये जो मनाया गया 26 नवंबर को वीर बाल दिवस, और जी। सब जगह मनाने के लिए बोला है। सिर्फ आजकल क्या होता है, कोई भी जयंती या पुण्यतिथि जो होती है, जो संत उस समाज का है, वो समाज के ही लोग उसकी जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं। ये सीमित रहना नहीं चाहिए। जो देश के लिए बलिदान होता है वो जात और धर्म के आगे ऊपर चलकर होता है। साहब जी साहब, इसलिए कांग्रेस- सभी लोगों ने ये वीर बाल दिवस मनाना चाहिए, ऐसा तय किया आप था मानते हैं? और सब जगह मनाया गया। का बापू, कांग्रेस का कहना है जय बापू, नया उनका स्लोगन है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बना था, तो उनके अध्यक्षता को सेलिब्रेट कर रहे कांग्रेस। जय भीम, बिकॉज आप हमेशा गांधी के विरोध किए हैं, आपने भीम बाबा साहब अंबेडकर के विरोध किया है, आपने संविधान का विरोध किया साहब जी साहब। तो जय बापू, जय भीम, जय संविधान चौपाल हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस मनाने वाले। आप पर अटैक है, आपके विचारों पर। मैं बोलूं ना हाँ, आप ही के लिए। सर, बात ऐसी है, नारे तो अच्छे लगाए जाते हैं, नारा बहुत सोच कर मैं समझ कर नारा लगाया जाता है, लेकिन जैसे नारा लगाया जाता है, जैसे हमारी घोषणा होती है, उसके साथ स्टिकअप होना बहुत जरूरी होता है, उसके साथ लगा होना चाहिए, उसके साथ श्रद्धा होनी, उसका खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो जो नारे हमारे पहले से दिए गए हैं, वंदे मातरम का नारा किस लिए दिया गया था? आज वंदे मातरम कहने के लिए जो लोगों को शर्म आती है, उन लोगों ने यह सीखने की जरूरत हमको नहीं है। जय संविधान, जय बापू, जय बाबा साहब, ये कौन सिखा रहे? जो वंदे मातरम के खिलाफ लोग रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, वो अगर ये नारा लगाएंगे तो ये नारा फिजूल है। यस सर, नारा जी, फिजूल है। नारा फिजूल है जनाब गोपाल तिवारी जी। और उसके बाद मैं आऊंगा व्यास साहब के पास। मैं उम्मीद करता हूं गोपाल तिवारी जी आज आप व्यास साहब को बोलने देंगे। कौन नारा लगाता है? इसके पीछे बहुत रहता है जी साहब। जी, सौजी साहब पहले गोपाल तिवारी जी से पूछ लेते हैं। गोपाल तिवारी जी फ्रॉम द कांग्रेस। मैं उम्मीद करता हूं गोपाल तिवारी जी का मूड आज अच्छा है, आज खराब मूड में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं गोपाल तिवारी साहब, जो अभी लक्ष्मण सौजी गोपाल साहब ने जी, कहा। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार सऊदी जी। सर, साहब जी साहब, आप सबको दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है, एक बार दिख नहीं रहा था। नहीं, आज गोपाल जी दिखाई दे रहे हैं। है क्या? उस दिन क्या बात है। द्विवेदी जी दिखाई नहीं दे रहे थे, चलिए गोपाल तिवारी जी और हमारे शिंदे साहब की प्रवक्ता भी दिखाई दे रहे थे। क्या बात सुशील है। व्यास जी। गोपाल तिवारी जी अभी हाँ। जो सौजी साहब ने कहा, जो भी नारा लगाते हैं उस नारे के पीछे जो भावना है उसके प्रति हम लोगों को श्रद्धा से काम करना चाहिए। क्या कांग्रेस अपने नारों के पीछे श्रद्धा पूर्वक कार्य करती है गोपाल तिवारी जी? हाँ सर, बिल्कुल क्यों नहीं करती।
सबसे पहले जो साहूजी साहब ने जो बोला था, अगर आप आपका मोबाइल देखेंगे तो सुबह 11 बजे मैंने जितने भी पत्रकारों की लिस्ट मेरे मोबाइल में है, सबको बाल शास्त्री जांभेकर जो दर्पणकार थे, जिन्होंने पत्रकारिता का दीप स्तंभ जिनको पहचाना जाता है एक आदर्श करके, दर्पणकार जो साहूजी जी ने याद किया, मैं उनको भी शत शत नमन करता हूं। और जितने भी पत्रकारों को आपके मोबाइल में देखिए, मैंने सुबह ही आपको शुभकामनाएं दी। उनके आज पत्रकारिता, मराठी पत्रकारिता दी उसको कहा जाता है, और साहूजी ने बहुत अच्छी बात शुरू से की, तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छा शुरुआत की उन्होंने। दूसरी बात, अभी जो कहते हैं कि ये जो अभी साहूजी साहब बोले थे कि वंदे मातरम के बारे में, देखो मैं अपने बच्चों, मेरी 50-60 साल पहले भी जब से मैं स्कूल में जाना चालू हुआ, हर स्कूल में शुरू में जन गण मन होता था और शाम को स्कूल छूटते समय वंदे मातरम का राष्ट्रगान होता था, और सब कोई गा रहे, इसमें कोई किसी को एतराज होने का या न गाने का कोई सवाल ही नहीं। अब पहले की जमाने की कांग्रेस की सरकारों में भी ये होता रहा, ये मैं बात ध्यान में लाता हूँ। दूसरी बात है, जैसा भी हर कोई प्रधानमंत्री है, जैसे अभी गुरु नानक जी के इतिहास में ध्यान रखते हुए बाल वीर दिन शुरू किया, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह, हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की उसमें तो मैं, ये तो हर कोई प्राइम मिनिस्टर, पंत प्रधान एक आदर्श दे तो अच्छा है ना। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 12 जनवरी 1984 में स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिन करके शुरू किया था। उसका भी सराहना होनी चाहिए। हर कोई प्रधान, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान जय का नारा दिया था, तो ये अच्छा ही है। जो अच्छा है वो अच्छे बनेंगे, उसमें कोई एतराज नहीं है ये सब बातें कहने में। तो ये सब बातें हैं और भारतवर्ष के लिए ये अच्छा ही है। और जो अभी हमारे साहूजी साहब ने कहा था कि मानवता के बारे में, तो मैं थोड़ी याद दिलाता हूँ। अखंड भारतवर्ष के लिए हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे, हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमें विश्व गुरु होना है तो हमें देश में जो भी हो रहा है उसके प्रति न्याय की भूमिका रखनी चाहिए। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, वहां तो हमारी बहनें, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक संतोष देशमुख करके जो है वो हिंदू है, था बेचारा, और वो हमारा नहीं था सर, लेकिन मैं कल खुद पूरे धूप में वो मोर्चा में सहभागी हुआ था। हमारे जो विधायक थे वहां के सुरेश अन्ना धस, उन्होंने कल पुणे में, आप टीवी चैनल पे लाइव पे था, मैं खुद था वहां पे, मैंने भाषण किया, मैंने उसमें सहभागी हुआ। तो ये जो न्याय तुरंत देना चाहते हैं या देना चाहिए, उसके प्रति भी हम थोड़ी कृतिशील भूमिका निभाएंगे तो अच्छा रहेगा। संतोष देशमुख को एक तरफ न्याय नहीं दे पा रहे, वो हालांकि कांग्रेस का नहीं था, वो विचारधारा वो बीजेपी का ही था, सरपंच था, फिर भी हम इंसानियत के नाते, देखो जब हम सत्ता में बैठे हैं तो सुरक्षा देने का हमारा फर्ज बनता है, और फिर भी हम मंत्रिमंडल में जिनको थोड़ा बाजू में करना चाहिए, ये दबाव, अभी 20-20, 21-21 दिन के बाद भी अगर उनको हम अटक नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, और वो पुणे में आराम से सीआईडी के सामने खुद पेश होता है, तो ये बातें भी सीरियस है। इन बातों में भी ध्यान रखना चाहिए। गोपाल जी, नेशनली रमेश भिदूरी जी, बीजेपी लीडर रमेश भिदूरी जी ने जिस प्रकार से कहा, कांग्रेस ने स्ट्रिक्ट आलोचना, बोले कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार से नहीं बोल सकते आप, रोड में इस तरफ बना दूंगा कि प्रियंका गांधी के गाल जैसे बना दूंगा, ये महिला को अपमान है, कांग्रेस ने कहा, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। नाउ हाउ डू यू सी भिदूरी? ही इज बीन कंटिन्यूअसली गिविंग दिस काइंड्स ऑफ कमेंट्स। गोपाल जी, नहीं देखो, ये बातें जो ऑब्जेक्शनल बातें हैं वो ऑब्जेक्शनल ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हालांकि प्रियंका जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 33% स्थानिक स्वराज्य संस्था में आरक्षण रखा था और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में लिया था। ये मतलब हमने एक्शन करके कृतिशील
उसमें एक्शन लेके उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये बातें महिलाओं को सिर्फ सम्मान देने की बात कहना और हमें प्रत्यक्ष रूप में हम उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका विधेयक लाए। अभी 10 साल के बाद हम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते सेंसस होने के बाद, तो और अभी हम महिलाओं का आरक्षण दिए करके महिलाओं को हम सुरक्षा सम्मान देने के ढोल बजाएंगे और प्रैक्टिकली 10 साल के बाद देंगे तो उसमें मायने नहीं रखता ना। ये तो प्रियंका जी ने संसद में भी रखा था कि 10 साल अगर आप अभी से बोलते हो, हमने संसद में बिल पेश किया और वास्तवता देखे तो 10 साल बाद वो करेंगे, तो उसमें क्या है, सिर्फ बोलने की बातें हवा हवा में, उसमें कोई मायने नहीं रखता। राइट, सो वी विल कम बैक टू यू। लक्ष्मण साहू जी साहब, मैं आपके पास आता हूं 1 मिनट बस अभी तक, क्योंकि सुशील व्यास जी बोले नहीं है। सुशील व्यास साहब, ये बीड़ का जो मसला है ये कुछ जरा थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। इनफैक्ट एकनाथ शिंदे साहब ने भी बोला कि इंसाफ होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए, और जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है वो बहुत जल्द उसका समापन होना चाहिए। बट देन ही इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम पोर्टफोलियो उनके पास नहीं है। तो सुशील व्यास साहब, आपको लगता नहीं है कि इसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए फटाफट, बीड़ का जो मसला है? सर सर आपका, आप जरा अनम्यूट कर लीजिए ना सर, म्यूट पे रहे आपका। हाँ हाँ अभी ठीक है, बजाज जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि संतोष देशमुख जी की जो हत्या हुई है वो एक दर्दनाक है, दुर्दैवी है, और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अब सवाल है न्याय प्रक्रिया का, जिसका जिक्र आपने किया जी। पहली तो चीज मैं क्लियर कर दूं कि शिंदे साहब के पास वो विभाग है या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी और शिंदे जी कोई अलग अलग भी नहीं है। ये जो मंत्रिमंडल है वो एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ चल रहा है, जिसका वर्तमान नेतृत्व फडणवीस जी कर रहे हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्री और बाकी जो 41 मंत्री हैं वो एक राय और एक जवाब में बात करते हैं और एक तरह का निर्णय लेते हैं, कोई अलग अलग उनका विचारधारा नहीं है। अब जिस तरह से न्याय प्रक्रिया को आप कह रहे हैं तेजी से लाई जाए, तो भारत में संविधान की बात कर रहे थे अभी हमारे गोपाल भाई, उस बात को मानेंगे कि संविधान से चलना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो हमें मुख्यमंत्री जी वेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि जितनी ज्यादा प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस तरह से स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो एसआईटी फॉर्मेशन हो या वहाँ के स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को बदलाव करने का मामला हो या वहाँ नया एसपी लाने का मामला हो, तेजी से प्रक्रिया चल रही है। और जो भारत न्याय संहिता जो अभी बनी है 1 जुलाई 2024 से जिसका लागू हुआ है, उसी के मुताबिक ही कोई एक्शन ली जा सकती है। अब कोई कहे कि नहीं मीडिया ट्रायल के माध्यम से 24 घंटे में अगले को फांसी पे लटका दो या पूरी तरह से सब कुछ कर दो, तो भारत की न्याय व्यवस्था उस शायद वो इजाजत नहीं देती। भारत की न्याय व्यवस्था में कौन सी चीज ऐसी है जो वर्तमान महाराष्ट्र सरकार और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने, विशेषकर पुलिस विभाग ने नहीं अपनाई है? सारी चीज प्रक्रिया में होगी, लेकिन इस बात को महाराष्ट्र को निश्चिंत रहना चाहिए और देश को निश्चिंत रहना चाहिए। जो कोई भी इस दर्दनाक और दुर्दैवी घटना में शामिल हुआ, वो आरोपी कानून की शिकंजे से बचेगा नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के माध्यम से दी जाएगी, और भविष्य में कोई इस तरह की घटना वापस न कर सके उतना उनके सामने वो उदाहरण पेश किया जाए। 20 लाख नाम, सुशील व्यास जी, 20 lakh names are going to be dropped। लाड़की बहन स्कीम एकनाथ शिंदे जी के दिल से बहुत करीब था, और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया, महायुति ने स्वीप किया इलेक्शंस। क्या जल्दबाजी था, क्या जल्द दो ऑपोजिशन के चार्जेस है आप पर कि आपने लेयर किया, इंसाइट किया, वोट खरीदे? क्या ये जो आरोप लग रहे थे वो सच दिखाई दे रहे? 20 लाख नाम वेरिफिकेशन के बाद निकालने वाले हैं, और जो अलग अलग स्कीम से बेनिफिट मिल रहे हैं उनका भी नाम कटने वाला है। तो क्या कुछ घाई हुआ था? सुशील व्यास जी, नामबिहार जी, देखिए इस लाड़की बहन योजना को हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। ये लाड़की बहन योजना बहुत सोच समझ करके, ग्राउंड वर्क करके, एक मैप बना करके, बजटरी प्रोविजन 46,000 करोड़ का करके इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए लाई गई थी। तो उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइन थी कि ये गाइडलाइन जो है, जो उसको फुलफिल करेगा उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब सवाल ये है कि अगर मान लो कहीं कहीं रिव्यू होता है कि भाई कोई लोग ऐसे तो नहीं है जो इसके गाइडलाइन के बाहर जाकर भी है और फिर भी उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसे लोगों का पता लगाना कहाँ धोखाधड़ी हुई, मुझे बताइए। तो अगर धोखाधड़ी कब होती, अगर कंडीशन को अभी बदलते,
जो कंडीशन है बजट के माध्यम से आदरणीय अजित पवार जी ने 27 जून को बजट देते समय महाराष्ट्र विधानसभा में कहा, और जो उसका जीआर आया, उन शर्तों को और उन मापदंडों को अगर बदला जाए तो धोखाधड़ी हो सकता है। अन्यथा उन मापदंडों के अनुरूप अगर कोई है या उनके बाहर जाकर भी कोई अगर इसका दुरुपयोग कर करके फायदा ले रहा है, उनको पता लगाना कहां तक धोखाधड़ी हुई। अरे वो तो कानून का पालन नहीं हुआ ना, तो इसमें ये कहना कि ये धोखाधड़ी हो गई। और मैं एक नाम्बिया जी बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी महिला के सबलीकरण को, उनको एक आधार देने के लिए, एक आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 के अनुसार एक हमारी संवैधानिक ड्यूटी है जो सरकार पावर में है कि असमानता जो समाज के अंदर हो, चाहे वर्गों में हो या पुरुष महिला में हो या जाति के आधार पर, उसको दूर करने के लिए इस तरह की योजनाएं जन कल्याण की लानी पड़ती है। उसके तहत उन कर्तव्यों को निर्वहन के लिए वर्तमान सरकार और शिंदे जी के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने ये योजना लाई, और उसमें कोई किसी के ऊपर खरीदना या बेचने वाला मामला नहीं था। ये हमारे एक संवैधानिक कर्तव्य था जिसका निर्वहन हमने जन कल्याण की योजना के माध्यम से किया। इसलिए इस तरह के कहना कि हम लोग ने वोट खरीदने के लिए योजना लाई, मैं समझता हूं इस योजना के बारे में अन्याय होगा। राइट, सो लेट मी गेट बैक टू लक्ष्मण सौजी साहब। लक्ष्मण सौजी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नंबर एक, गोपाल तिवारी जी, मैंने देख लिया है आपको कि आपने उंगली उठाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन लक्ष्मण सौजी साहब, जब लाड़की बहन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया, तब मैं जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, नेता थे, सब लोगों से हम लोग यहां पर ये कहते थे, भाई आप इसको हल्के में मत लीजिए, इसकी वजह से आपको बहुत डैमेज होने वाला है, पूरा महिला वोट जो है इस तरफ जाने वाला है। आज मैं आपको बोलता हूं, एक अंबेडकर साहब का जो विषय है, बाबा साहेब अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का जो विषय है, अमित शाह जी के राज्यसभा के कथन को लेकर के, नंबर एक वो, और नंबर दो बीड़ वाला जो मैटर है, उसको मुझे लगता है बीजेपी जरा सा हल्के में ले रही है। सर, मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं। अब आप बोलें सर, लक्ष्मण सौजी साहब प्लीज। सब बात ऐसी है, आपने जो विषय से शुरुआत की थी उसके बाद में जब ऐसा बोला था, नारे के बारे में हमारी बात हुई थी। जी हुई थी। वो बात पूरी नहीं हुई। जी बोलिए सर। कभी कभी माहौल ऐसा बन जाता है, साहब मोदी जी ने 2014 से लेकर जिस तरह से काम किया है, एनडीए ने जिस तरह से 14 से लेकर 24 तक काम किया है, जिस तरह से योजनाएं अपनाई है, जिस तरह से गरीबी रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को ऊपर लाया गया है, जिस तरह से आम आदमी को सरकार के प्रक्रिया में लाया गया है, तो जैसे जैसे राज्यों के चुनाव आते हैं, जैसे जैसे नतीजे आते हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल एक नया एक मामला सामने लेकर आके कुछ बन सकती है क्या, वो थोड़ा सोचते हैं। और इसके लिए जैसे लोकसभा के समय उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया, और चाहे कुछ भी हो, वो वजह से हो या हमारी कुछ कमियां रह गई चुनाव के प्रक्रिया में उसके वजह से हो, थोड़ी बहुत सफलता उनको मिल गई, तो उन्होंने वो रिपीट कर दिया। और विधानसभा चुनाव में जब वो रिपीट कर रहे तो वो जादू चल नहीं उनका, बाद में हमको सफलता मिली, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। और बात ऐसे, अभी बिहार का चुनाव सब सामने आ रहा है जी, तो कांग्रेस की हालत साहब बहुत बेकार है। वहां पे वो नीतीश जी को साथ में ला रही है, लालू जी के छाव में जा रही है, और लालू जी और नीतीश जी के मेहरबानी के ऊपर जो थोड़ा बहुत जिंदा रहेगी, उसके लिए भी उनको जो कुछ अपनाना पड़ रहा है। इसलिए ये स्लोगन का जन्म हुआ है, ये नारे का, जय बापू, जय बाबा साहब और जय संविधान। अभी मुझे बताओ, ये तीनों भी नारा लगाने की जरूरत मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, ये इसका नतीजा ऐसा हो रहा है कि मजबूरन ये नारा इनको देना पड़ा है, क्योंकि जय बापू बोलने के बाद ये गांधी को भूल गए। हम गांधी को भूले नहीं है, ये बताने के लिए जय बापू बोलना पड़ता है। बाप की बात रही, जय बाबा साहब की। अंबेडकर जी को पूरी जीवनी में जिंदा रहते उन्होंने जितना तकलीफ दिया, जितना उनके साथ में कभी सहयोग नहीं दिया, उनको चुनाव में हराने की हर कोशिश उन्होंने एक भी कोशिश छोड़ी नहीं। और
संसद में जब नेहरू जी और अंबेडकर जी थे तो अंबेडकर जी को वहां से इस्तीफा देकर बाहर आना पड़ा और अंबेडकर जी का अवमान करने का एक भी उन्होंने अवसर छोड़ा नहीं। अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का इनके दिमाग में आया नहीं। अंबेडकर जी का एक ऑयल पेंटिंग संसद में लगाने को इनको सूझा नहीं और अभी इनको अंबेडकर जी याद आ रहे हैं। और बात रही फिर संविधान की, संविधान को जिस तरीके से इन्होंने छेड़ा है, संविधान को जिस तरह से अपमानित किया है, संविधान का जागरण 2014 से एनडीए का गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरह से करे, हमने 356 को गैर मतलब निकालकर कोई राज्य सरकार बर्खास्त नहीं किया, जितनी बार कांग्रेस ने किया, इंदिरा जी ने किया। इतना ध्यान, संविधान को किसने मरोड़ा है, संविधान को किसने तोड़ा है, इमरजेंसी के समय संविधान को किसने तोड़ा है, शाहबानो का केस में संविधान को किसने तोड़ा है। इंदिरा जी का कोर्ट में पराभव होने के बाद फिर इमरजेंसी लगानी पड़ी, यह संविधान का सम्मान था। और ये संविधान के अभी इनको बोलना पड़ता है हम संविधान संभालेंगे, हम बाबा साहब को संभालेंगे और महात्मा गांधी को भी याद करेंगे। ये मजबूरी में इनको नारा देना पड़ा, इसलिए ये दोहराने की जरूरत पड़ी मुझे। साहब जी साहब, शरद पवार साहब ने देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिखा, वही विषय में जो बता सब चर्चा कर रहे थे। शरद पवार साहब ने कहा कि परभणी में ठीक, भीड़ में ठीक नहीं है कुछ भी, भीड़ में लोगों को जान को खतरा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जान को खतरा है, एमएलए को वहां के जान को खतरा है, वहां के जिस प्रकार से गुंडा राज चल रहा है, आपसे निवेदन है कि वहां पर आपको स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना पड़ेगा। ये जो माहौल बना दिया है गुंडा राज का, उसको निकालना पड़ेगा। अब पवार साहब जैसे नेता को लिखना पड़ रहा है, क्या सचमुच कानून व्यवस्था इतना खराब है? साहब बात ऐसी है, राजनीतिक तौर पर कौन क्या कह रहा है, ये उस समय में ये उनको क्यों कहना पड़ता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जहां तक संविधान की कानून की बात आती है, जैसे हमारे सुशील साहब ने पहले बताया कि जो यहां सरकार चल रही है, देवेंद्र जी है, एकनाथ जी है, अजित दादा है, ये सरकार जिस तरह से चला रहे हैं, जिस तरह से 2.5 साल उन्होंने चलाया है और जिस तरह से लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है इतनी बड़ी मात्रा में, तो वो संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। कानून के दायरे में जो करना चाहिए वो जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी शरद पवार जी को यह कहना क्यों पड़ता है? बात ऐसी है साहब, पिछले 2-3 साल में महाराष्ट्र में जिस तरह से दल के जो बदलाव हुए हैं जी, जिस तरह से शरद पवार जी और अजित पवार जी जिस तरह से सही राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन है और किन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम लेकर खिलवाड़ किया है जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, ये एक बात हो गई। वैसे शिवसेना की बात हो गई। और इसके दायरे में हर आदमी को देखकर अगर हम राजनीतिक स्टेटमेंट करेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट करेंगे, तो वो कानून के दायरे में होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। यह बात क्यों होती है? क्यों शरद पवार जी के साथ में जो लोग पवित्र थे इतने दिन, वो सिर्फ सामने गए हैं, उनके साथ में नहीं है, इसलिए उनको वो चुभ रहे हैं। शरद पवार जी का इतना बड़ा तजुर्बा, इतना बड़ा अनुभव, इतनी बड़ी सीनियरिटी, मैं उनके बारे में जब भी बोलता हूं साहब, मेरी उम्र और मेरा तजुर्बा, मुझे सच क्यों शरद पवार जी के बारे में अनशन बोलना बहुत शर्म आती है मुझे। लेकिन फिर भी जिस तरह से वो बर्ताव करते हैं, जिस तरह से पेश आते हैं, जिस गैर जिम्मेदारी के साथ आज इतने बड़ी उम्र होने के बाद इतना तजुर्बे के साथ सब बच्चे लोगों को, सब जूनियर लोगों को जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र को संभालना चाहिए, उसके बजाय खुद के स्वार्थ के अलावा उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उनका कोई स्टेटमेंट, कोई कट, कोई लेटर ये समाज के लिए नहीं है। वो मैं हूं ये दिखाने के लिए उन्होंने कुछ तो करना ठीक नहीं है। जब उनके हाथ में सत्ता थी उन्होंने क्या किया? लेकिन क्या उनके हाथ में लक्ष्मण साहू जी साहब, मर्डर तो हुआ है सर, कत्ल तो हुआ है भीड़ में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सब बात ऐसे, घटनाएं जब होती है, घटना के लिए हम सामने कैसे जाते हैं, उनका मुकाबला कैसे करते हैं, उनको सहायता कैसे करते हैं कानून के तौर पर, ये जरूरी रखता है। और बार-बार फडणवीस सर मैं मानता हूं से लेकर सर, मानता हूं एकनाथ जी शिंदे ने इसमें कोई दो राय नहीं है और अजित पवार आप जो बोल रहे हैं, तीनों ने भी जिम्मेदार आदमियों ने बोला है हम कानून के मुताबिक जो भी होगा उसमें कोई कसूर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है ना सर, एक तकलीफ आ रही है, उसके बाद मैं गोपाल तिवारी जी के पास जाऊंगा।
एक साहब, एक छोटी सी एक तकलीफ एक आ रही है ना सर। opposition सर के सर लोगों सर ने- सर opposition सर के लोगों सर ने जो भी आवाज उठाई, तो जो भी मुद्दे के ऊपर अंगुली निर्देश किया था, जिस समय सामने मुद्दा आया, तुरंत कई अधिकारियों को उस रचना से हटाया दिया जी, गया। हटाया गया, ये करेक्ट पहली है बार कांग्रेस के गवर्नमेंट में ऐसा कभी हुआ है? सर। दूसरी चीज मुझे है बताओ। सर, नाम जो है धनंजय मुंडे जी का बार बार आ रहा है कि वो वाल्मीकि कराड़ जी के बहुत करीबी हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, वाल्मीकि कराड़ जी ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन बार बार ये आ रहा है कि वो 7/12 का भी पुरावा सामने दिया गया है, जहां पर दोनों ने इकट्ठे, यानी वाल्मीकि कराड़ जी ने और धनंजय मुंडे जी ने, दोनों ने जमीन खरीदी है। और सबसे बड़ी बात क्या है लक्ष्मण साहू साहब, ये भूलना नहीं चाहिए, बीड़ में सर, पूरी बात सुनिए, पूरा सवाल सुन लें। बीड़ में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय यूनिट है वो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि धनंजय मुंडे से इस्तीफा लिया जाए। अब आप बोलें सर, बोलिए लक्ष्मण साहू साहब। सब बात ऐसी है, देखो, हम जुडिशियरी नहीं है। करेक्ट, आई एग्री। ये पहली बात मानना चाहिए जी। जब हम बोलेंगे वो होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। हम मतलब हमारे का कोई भी होगा। कानून के दायरे में जिस तरह से केस चल रही है, जो जिनको सजा होने जा रही है, जिनको अटक हो रहा है, जैसे तलाश जा रहा है, ये जो सब प्रक्रिया है ये जारी है। ये प्रक्रिया जारी होने के बाद उसके सामने जैसे जैसी केस आएगी वैसी कार्रवाई होगी, ये विश्वास रखना चाहिए। बाहर के लोग बोलते हैं सर, फडणवीस साहब ने कहा है रिजल्ट आना चाहिए, आई एग्री, तो भाई ठीक नहीं होता है। फडणवीस साहब ने कहा है और एक्शन भी लिया है। जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, दर्दनाक है, मानवीय व्यवहार के उसमें कोई जगह नहीं है। आई एग्री विद ये है ही। और फडणवीस साहब ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने एक्शन भी लिया है। वो हमारे पार्टी का बूथ प्रमुख था जी, करेक्ट, ये हम जानते हैं। इसलिए देवेंद्र जी जब वहां है तो देवेंद्र जी, एक नसीब, ये तकदीर की बात है कि ऐसे समय पे एक ऐसे नेताओं के हाथ में महाराष्ट्र की बागडोर है, इसमें किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वंडरफुल। सो गोपाल तिवारी जी, सब आ गए उसमें। गोपाल तिवारी जी, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और एक चीज याद रखें, जिनका कत्ल हुआ है, आकस्मिक मौत जिनकी हुई है, वो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे सर, गोपाल तिवारी जी। और देवेंद्र फडणवीस जी ने जैसे कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, पहले ही बताया ना। हाँ करेक्ट है, बोलिए। हम तो कोई पार्टी का है नहीं, हम मानवतावाद, आदमी की सुरक्षा है क्या नहीं ये इस राज में। जब एक छोटी बच्ची पे अत्याचार होता है, वो अक्षय शिंदे नामक को, अक्षय शिंदे, अभी बोलने दीजिए मेरे लक्ष्मण साहू साहब, उनको बोलने दीजिए ना। हत्याकांड हुआ था जब गोपाल राज तिवारी जी, आपका ये स्टेटमेंट नहीं आया था। पालघर का सरपंच आपका था, पालघर का सरपंच बीजेपी का था, पालघर का सरपंच बीजेपी का था, पालघर का सरपंच बीजेपी का था, पालघर का सरपंच बीजेपी के। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, वहाँ का आमदार बीजेपी का था, गोपाल तिवारी जी, आमदार बीजेपी। एक चीज भूल गए आप गोपाल तिवारी जी, बोलिए ना। 115 लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था पालघर कांड में, 115 लोगों को। अरे नहीं सर, सबके खिलाफ अभी भी केस चल रहा है। लक्ष्मण साहू जी साहब, सबके खिलाफ अभी भी केस चल रहा है। मैं केस डायरी अभी आपको भेज देता हूं, अगर आपको चाहिए तो 2 मिनट में भेज देता हूं, ऑफिस वाले भेज देंगे आपको। हाँ गोपाल तिवारी जी, अब आप बोलिए। हाँ, तो पालघर का सरपंच भी इनका था, उनको तुरंत अरेस्ट हो गई थी। ये भी बात वो मैं बता रहा था, ये बीच में उनको बोलने मत दीजिए। अरे हंसिए मत, इनको हंसने का। अरे छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ है, वो अक्षय शिंदे के बाद वो जो आपटे नामक जो संस्था का पदाधिकारी है, आगे क्या हुआ, उसको खत्म कर दिया पुलिस, एनकाउंटर। हाईकोर्ट ने तमाचे मारे इनके ऊपर, 6 लोग पुलिस में होके उसके हाथ बांधे हुए। स्टेटमेंट मत करो। अरे गलत नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं, गलत नहीं, आप ये सही बिल्कुल है। गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं। शिंदे को जो मार दिया जो आपने, आरोपी है, और जो उसका आरोपी सच है का- उसको वो- सजा होने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नहीं, अरे आप क्या संविधान की रक्षा करते आप हैं? पॉलिटिकल, आपके बस का काम नहीं है वो। आप पॉलिटिकल अरे स्टेटमेंट हाईकोर्ट मत ने, करो सिर्फ। देखो हाईकोर्ट, मैंने नहीं, हाईकोर्ट ने तमाचा मारा है, नपुंसक बोला था। और ये अजित दादा महाविकास आघाड़ी में रहते हुए अजित दादा ने खुद बोला था ये स्टेटमेंट, जब अजित दादा हमारे साथ थे
तब अजित दादा ने खुद बोला था, क्या बात कर रहे हैं आप, वास्तवता को तो धैर्य से सामने जाने की हिम्मत रखिए, जो सच है वो सच है। हाईकोर्ट ने बताया था जो संभाजीनगर में जो दंगे फंसे हुए, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, और आप क्या बात कर रहे हैं, आप संविधान की रक्षा छोड़ो, कुछ नहीं कर पा रहे। दंगों की लिस्ट आपके कार्यकाल में 2004 से लेकर 14 तक दंगों की लिस्ट देखिए आप। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में खत्म कर दिए गोपाल लाल जी, 2004 से लेकर 2014 तक के देश के दंगे देखिए आप, सीसीटीवी कैमरे खत्म कर दिए आपने। वो छोटी बच्ची पे जो अत्याचार हुआ, उसको आरोपी को आपने उसकी छानबीन नहीं की, क्योंकि आपका भंडाफोड़ होने वाला था। आपके सब लोग आगे जाके एक्सपोज होने वाले थे। अरे क्या बात कर रहे हैं अरे शर्म आनी चाहिए। अरे गणपत गायकवाड़ बीजेपी का एमएलए, गणपत गायकवाड़ पुलिस स्टेशन में गोलियां चलाता है। थाने पुलिस स्टेशन में गणपत गायकवाड़ एकनाथ शिंदे के शाखा प्रमुख के ऊपर गोलियां चलाता है, और ये क्या बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? क्या बात कर रहे हैं? अरे गणपत गायकवाड़ बीजेपी का एमएलए जो एकनाथ शिंदे के थाने के शिवसेना के ऊपर गोलियां चला रहा है, और कौन सी बात कर रहे हैं आप? और ये 21 दिन के बाद जब ये वाल्मीकि करार सरेंडर होता है, आपकी पुलिस पूरी नाकाम हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे, और आप रोना रोते, आप इसलिए बोलने नहीं देते कि आपका भंडाफोड़ हो रहा है, आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए आप बोलने नहीं देते, आप बीच में इसीलिए टोक रहे हैं। कांग्रेस और क्या वाले दंगों के बारे में बोलो मत। आप सुनिए साहब, 40 साल में दंगे कितने हुए हैं हम जानते हैं। 2004 मणिपुर जल रहा है, आपके प्रधानमंत्री को जाने को फुर्सत नहीं है। आप कौन से इंसानियत के वादे कर रहे हो, कौन से इंसानियत के वादे कर रहे हो आप? मणिपुर जल रहा है बेचारा, महिलाओं के ऊपर। अरे वो कारगिल में जो जवान था, वो जवान की बीवी पे अत्याचार हो रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। ये ध्यान रखो, एक भी प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पे बात नहीं कर रहा है, देख नहीं रहे, क्या बात कर रहे हैं? करवाने वाले आप हैं, कांग्रेस दंगे करवाने में है। गोपाल जी, आप आलोचना कर रहे हो। गोपाल जी आप आलोचना कर रहे हो, मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने जो काम देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र में किया है, गढ़चिरौली के ऊपर बोलते नहीं है। गढ़चिरौली जी साहब बोलने दीजिए ना एक मिनट। मुद्दा छोड़कर बोलते हैं, अगर ये दंगों की बात बोलते हैं, 1 साल की बात है, अगर ये दंगों की बात बोलते हैं, होम मिनिस्टर भी फडणवीस से अभी भी वही है। दंगों की बात अगर ये बोलते हैं तो खुली चर्चा होनी चाहिए। तो सर खुली चर्चा में बात करते हैं सर, वो बहुत लंबी फहरिस्त है। बात करते हैं तो खुली चर्चा करो। लक्ष्मण सौदी साहब कहां से शुरू करूं? नहीं गलत। अरे गोपाल तिवारी जी, मुरादाबाद से शुरू करूं? अगर बोलते हैं सूर्यवंशी को पुलिस कस्टडी में मार दिया आप अगर दंगों की बात करते हैं, मुरादाबाद, देवली, हाशिमपुरा, मलियाना, 2004 भागलपुर, जो देश में दंगे हुए, सोमनाथ सूर्यवंशी दलित होने के नाते पुलिस ने पिटवा कर मार दिया। देश ने दंगे किसने करवाए? लॉ का स्टूडेंट था, संविधान पढ़ता था। कांग्रेस लक्ष्मण सौदी साहब एक मिनट, लक्ष्मण सौदी साहब एक मिनट, गोपाल तिवारी जी एक मिनट। प्रदीप जी ने जो सवाल पूछा है, बात नहीं हम करने देंगे। अरे साहूजी साहब, सोमनाथ सूर्यवंशी पुलिस कस्टोडियन में डेथ हुई, हम गलत बात गोपाल तिवारी जी, कस्टोडियन हम में डेथ गलत हुई। गोपाल तिवारी जी, संजय राउत जी ने, अरे एक मिनट लक्ष्मण सौदी साहब, अरे लक्ष्मण सौदी साहब आप ही की बात बोल रहा हूं, एक मिनट। प्रदीप जी ने आप ही की तरफ से सवाल पूछा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुप्रिया सूले जी ने और संजय राउत जी ने सामना के फ्रंट पेज के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ करी है गढ़चिरौली को लेकर के। सर क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रिया सूले जी ने तारीफ करी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गढ़चिरौली के ऊपर किसी का ध्यान केंद्रित हुआ है। अब आप बोले गोपाल तिवारी जी। और इनफैक्ट उद्धव ठाकरे जी ने खुद तारीफ किया कि ऐसे हमने देखा नहीं, और किस प्रकार से नक्सल सरेंडर कर रहे हैं महाराष्ट्र में जिस प्रकार से नक्सल। तो कांग्रेस कुछ जहां तारीफ करना चाहिए, गोपाल जी आप तारीफ नहीं करते, मगर आपके अलायंस पार्टनर तारीफ करते हैं। बोलिए गोपाल जी। देखो जो बात उन्होंने कही है, तो हम
इसी की तारीफ सुरेश धस बीजेपी के एमएलए होने के बावजूद भी उसकी कर रहे हैं, तो हम कहाँ कर रहे हैं? अभी कंट्रोल में आने दो। अरे ये गडचिरोली के बारे में नहीं बोलेंगे अरे वो, अरे 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 गडचिरोली के बारे में बोलेंगे नहीं वो, गडचिरोली छोड़कर बात करेंगे। गढ़चिरौली स्टील सिटी बना रहे हैं। बोलो मुद्दे पे, मुद्दा क्यों बात को करते हो? आपने मुद्दे पे बोलो। अभी ये बोलने नहीं देते तो क्या करें सर? तो सर आप बोलिए ना। नहीं देंगे। अरे लक्ष्मण साहू जी साहब, लक्ष्मण साहू जी साहब उनको बोलने तो दीजिए। लक्ष्मण साहू जी साहब वो गढ़चिरौली में बोल रहे हैं सर, वो गढ़चिरौली पे बोल रहे हैं। बोला, अरे गढ़चिरौली पे बोल रहे हैं ना सर, जो हमने कदम उठाया सर गढ़चिरौली पे बोलने वाले हैं सर। बोलो ना, बोलिए बोलिए। गढ़चिरौली अच्छा गोपाल तिवारी जी, गढ़चिरौली पहली बार ऐसा होगा, अब कल से शुरू हो रही है बस, ये भी बता दूं कल से बस सेवा शुरू हो रही है। कल से नेबरिंग स्टेट्स में इंटर स्टेट बस ट्रैवल शुरू हो जाएगी गढ़चिरौली से, पहली बार हो रहा है ये 1952 के बाद। ये बता दूं मैं आपको, मैं गढ़चिरौली में मैंने बहुत काम किया है सर, ये बोल दूं मैं आपको, पहली बार हो रहा है। यहां से ओडिशा किसी को जाना होता था, पहले इस तरफ नागपुर आना पड़ता था, किसी को मध्य प्रदेश जाना पड़ता था, पहले इधर नागपुर आना पड़ता था, आंध्र प्रदेश जाना पड़ता था, पहले इधर नागपुर आना पड़ता था। अरे सर और तो और छोड़िए, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है झारखंड जाने के लिए भी पहले इस तरफ आना पड़ता था, फिर मध्य प्रदेश के द्वारा जाना पड़ता था। ये हालत हो गई सर गढ़चिरौली में, कोई बस चलाने को तैयार नहीं था। कल से शुरू हो रही है बस सेवा। अब आप बोले गोपाल तिवारी जी, बोलिए सर। सर अब तो तारीफ कर दो, अब तो तारीफ कर दो सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अच्छा काम किया इसका मतलब 10 गुना माफ नहीं होते सर आपके। सब तारीफ मत करो, जो सच है वो तो बताओ। एक काम अच्छा हुआ इसके मतलब 10 गुना माफ नहीं होते। आप ऐसा मत समझिए। जी, काम देखो, उस समय एक जमाना था तो वहां पे जो जम्मू कश्मीर में पथराव होता था, तो मोदी जी ने भी कहा था कि ये युवाओं के हाथ में पत्थर ने लैपटॉप देना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, ये जब आया ना लैपटॉप, पथराव बंद हो गया ना सर, प्रत्यक्ष रूप सर में पथराव बंद हुआ ना। तो सुनो ना, हाँ बोलिए ये तो करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। आई एग्री विद यू। इसमें क्या है, तो वो तो शांति और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर ऐसा भी मणिपुर में भी करते तो अच्छा है, हम सराहना करते। वो भी हो जाएगा। अभी गढ़चिरौली में जो कोशिशें हो रही है उसके प्रति हम संवेदनशील है, हम सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। जो गवर्नमेंट भूमिका लेगी, सरकार भूमिका लेगी, उसके प्रति विपक्ष हमेशा साथ देगा। लेकिन गोपाल तिवारी जी, अरे सुनने वाली बात है गोपाल तिवारी जी, सुनने वाली, एक सेकंड, नहीं तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ये लक्ष्मण साहू जी के लिए है और उसके बाद मैं चाहूंगा सुशील व्यास जी भी इस पे जरा कुछ अपना कमेंट दें। सॉरी गोपाल तिवारी जी, आई कम बैक टू यू सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब से देवेंद्र फडणवीस जी ने इतना जबरदस्त कदम उठाया और ये प्लानिंग के साथ हुआ है, ये इसकी प्लानिंग मैं आपको अंदर की खबर बता सकता हूं, एंड फॉर आई कैन नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टेड ऑन दिस। किसी को मेरे पे केस करना हो कर दीजिए। 1 साल से प्लानिंग चल रही है सर, गढ़चिरौली को किस तरीके से विकास की ओर लेके जाया जाए। 1 साल लगा है सर ये काम करने में, लेकिन उसका रिजल्ट मालूम है क्या हुआ है सर? क्योंकि नक्सलवादी यहां पर सरेंडर कर रहे हैं, नक्सलवादियों ने दंतेवाड़ा में आज एक एलईडी एक्सप्लोजन कर दिया, मार दिया वहां पे सीआरपीएफ के जवानों को। मतलब इधर अगर ठीक करो तो उधर कुछ और गड़बड़ हो रही है सर, ये क्या है? आप लक्ष्मण साहू जी इस पे कमेंट करना चाहेंगे आप? साहू जी साहब, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, बोलिए सर। सब बात ऐसी है, जिस तरीके से हमको देश के हर कोने में हर समस्या का हल ढूंढना है, हमारे पास सत्ता अभी 10 साल में आ रही है। गढ़चिरौली का मामला पहले कैसा था कि महाराष्ट्र में प्रशासन में कोई भी अधिकारी आपके पास सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो पहले 40 साल में क्या बोला था, और उसके बाद भी 2.5 साल थे। गढ़चिरौली में भेजो, गढ़चिरौली में जाना मतलब कहीं तो भी पनिशमेंट देना ऐसा था। 10 में से गढ़चिरौली में जाना मतलब किसी को तो पनिशमेंट देना था। लेकिन आज गढ़चिरौली की हालत जो बदले जा रहे हैं, ये सब जब पहले मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र जी, जब भी महाराष्ट्र के हर जिले की जो समस्याएं हैं वो हल करने के लिए, हर जिला अग्रसर होने के लिए, हर जिला आगे बढ़ने के लिए, हर जिले में जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं वो दूर करके हर जिला आगे कैसे आ जाए, उसकी प्रगति कैसे हो जाए, अंत्योदय कैसे हो जाए, प्रकाश कैसे अंतिम आदमी के जीवन में आ जाए, इसलिए जो उपाय हो गए थे
उसमें गढ़चिरोली जिले का जो पहले से जो समस्या चल, वो समस्या हल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब जब हम उसके लिए इलाज करते हैं तभी ऐसे दिन आते हैं, जी, जब ऐसा लेट्स समय गेट व्यास साहब इन। वहाँ का प्रशासन हो जी। गया है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया है, वहाँ इंडस्ट्री के बारे में हो गया, बनाए। वहाँ रोजगारों के बारे में हो गया, वहाँ सर, पढ़ाई स्टील के सिटी बारे में बनाने जा हो रहे हैं गया, उसको, स्टील वहाँ डिस्ट्रिक्ट। स्वास्थ्य के बारे में हो गया। ये जो सब बदलाव हुआ है उसका नतीजा आज वहाँ में नक्सलवादी सरेंडर होकर वहाँ एक अच्छा वातावरण बनने जा रहा है। तो और व्यास जी को पूछे गढ़चिरौली सर। आगे एक स्टील सिटी, पोलाद की सिटी बोल के सामने उभर कर आ रहा है। जी। बात ऐसे नक्सलवाद का मामला जो है, सब नक्सलवाद देश के बाहर की ताकतों का जिस तरह से समर्थन मिलता है, वैसे अंदरूनी ताकत जैसे जैसे उनको बढ़ावा देती है, ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक और ये सब ज्यादा डेंजरस I agree with you. हमारे लिए जी है। ये इतने दिन से चल रहा है। सर, हम वो तो कम कांग्रेस करने भी की बोलती है। कोशिश में जुटे हुए इस हैं। जगह पर कांग्रेस आपके गोपाल साथ तिवारी सहमत जी है। ने 10 बार तो मणिपुर का नाम लिया। गोपाल तिवारी जी, मणिपुर आप कब गए हैं? इससे पहले मणिपुर पहला क्या, बीच में क्या था, अब क्या होने जा रहा है, आज का बदलाव क्या सर, वो होने बहुत जा रहा लंबा हो जाएगा है, डिस्कशन। आज जो ये नॉर्थ ईस्ट जो 7 स्टेट है, इसके बारे में अपना रवैया क्या था पहले 50 साल में, अभी पिछले 10 साल में ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो जो बदलाव हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं देता है? ये सर, ये बहुत लंबा हो जाएगा डिस्कशन। क्या हुआ? लक्ष्मण क्या हुआ, सोनी सर? साहब, अरे, अरे अरे, गोपाल तिवारी जी, आई एम कमिंग टू यू। वहाँ गोपाल तिवारी जी, आई गिव यू टाइम। गोपाल तिवारी जी, आई प्रॉमिस आई गिव यू टाइम, डोंट वरी। लक्ष्मण साहू साहब, आई वुड लाइक टू हवाई गेट, अड्डे कितने हो सर, आई वुड लाइक टू गेट सुशील व्यास जी इन। मेडिकल लक्ष्मण कॉलेज साहू साहब, इसको आई वुड गुमराह लाइक कर टू रहे हैं। गेट सुशील व्यास ये जी क्या गुमराह कमेंट। कर रहे हैं? कुछ भी बात सर, नहीं बताइए। सुशील व्यास जी के कमेंट। सर, प्लीज। राजनीतिक सुशील व्यास जी अभी तक कुछ बोले लेकिन जो नहीं है, डेवलपमेंट सिर्फ हो रहा एक है। ही बार बोले हैं। लक्ष्मण साहू साहब, उनको बोलने दीजिए ना सर, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज। सुशील व्यास जी, अभी अभी जिस प्रकार गढ़चिरौली में आदरणीय सम्माननीय अपने देवेंद्र फडणवीस साहब की तारीफ हुई, जबरदस्त तारीफ हुई, इसके पहले भी मुझे याद है विलासराव देशमुख जी ने भी कोशिश की थी, कोशिश नाकाम रही कुछ अंदरूनी मामलों की वजह से, जिसके अंदर अभी यहां पर उसका खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन पहली बार है कि वास्तविकता में ऐसा हुआ है, और यहां पे गढ़चिरौली में जो नक्सलवादी यहां पे आत्मसमर्पण कर रहे हैं और दंतेवाड़ा में अटैक कर रहे हैं, तो सर ये बैलेंस किस प्रकार होगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं व्यास साहब। हाँ, बजाज साहब, अपने 2 मुख्यमंत्रियों का तो नाम ले लिया, भूतपूर्व और वर्तमान जी। लेकिन इस बीच के दौरान जो कोई भी वहां का पालक मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, वहां सामने से आकर के काफी वर्षों तक एकनाथ राव जी शिंदे गढ़चिरौली के पालक मंत्री रहे। करेक्ट। उन्होंने बहुत I इंफ्रास्ट्रक्चर agree. डेवलपमेंट I agree. ग्राउंड वर्क Yes, sir. किया, Yes. और जब नींव भर जाती है तो उस पर दीवार उठती है। जी। आज जो आपको दीवार दिख रही है, उसको नींव की मजबूती जो है एकनाथ राव जी शिंदे ने Correct. ग्राउंड Correct. वर्क I agree, sir. किया। तो वो ये भी कहीं न कहीं इतिहास में दोहराया जाएगा और उसको याद किया जाएगा कि कहीं न कहीं मेहनत उन्होंने भी वहां पे की है, और वहां की समस्या को समझा है। और नक्सलवाद न बीजेपी का है, न शिवसेना का है, न कांग्रेस का है, सही ये बात एक है। राष्ट्रीय समस्या है जिसको हमको सबको मिलकर सामना करना है। दुरुस्त बात। और जब ही हम देश को एक बचा पाएंगे, देश को विकास की तरफ ले जा पाएंगे। सुशील व्यास जी, लाडकी बहन स्टिल एक फोकस है। कांग्रेस आपका आलोचना कर रहे थे, 1500 कहां से देख पाएंगे, तिजोरी खाली है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा, इलेक्शन के बाद नहीं होगा। आपने दिसंबर में भी दिया और आगे भी दे रहे। कांग्रेस ने इसी मॉडल को अपनाया, दिल्ली में अनाउंस कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया, हम 2500 देंगे, 2500 हर महिलाओं को देंगे। अब व्यास जी, कर्नाटका में भी आज ही अनाउंसमेंट हो गया, हम भी 2500 देंगे। तो 1500 के विरोध करने वाले 2500 दे रहे। व्यास जी, ये क्या है? ये क्या है? ये एकनाथ शिंदे जी का जादू है। ये एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल काम कर रहा था नवंबर के पहले, उसके द्वारा जन कल्याण की ये जो योजना घोषित की, जिसका आलोचना इनिशियल स्टेज पे हमारे तमाम विरोधी साथी कर रहे थे, अब उन्होंने उस पर ठप्पा लगा करके कह दिया कि ये सही माने में सही योजना है, सही दिशा में है, और देश की महिलाओं और बहनों को सशक्तिकरण करने की योजना है, और इसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे विरोधियों का। देर आए दुरुस्त आए, वो समझ तो गए इस तरह की जन कल्याण की योजना। 2500 व्यास जी, 2500 मगर 2500। अब अमाउंट देखिए, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारी
जो हमने अमाउंट की घोषणा की, हमने उसकी बजटरी प्रोविजन की, और हमने जब कहा चुनाव के बाद 1500 की जगह 2100 होगा, तो हमने चुनाव में वापस नया मंत्रिमंडल जब हमारा गठित हुआ, हमने कहा कि मार्च के बाद जो नया बजट आएगा तो हम उस समय इसको 1500 का 2100 कर देंगे। हमने एक डेडलाइन दी है और हम उसको कार्य कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि नहीं चुनाव के बाद तो ये आएगा ही नहीं, ये चुनाव की खाली एक खुनखुना उनके हाथ में दे दिया। दिसंबर का आ गया ना, जनवरी का भी आ जाएगा, फरवरी का भी आ जाएगा, मार्च के बाद रिव्यू होके 2100 हो जाएगा। तो हमारी योजनाएं हवा में नहीं है, हमने उसको ग्राउंड वर्क करके, पेपर वर्क करके, बजटरी प्रोविजन करके किया। लेकिन हाँ, कहीं खड़गे साहब जैसा तो नहीं हो जाए। कांग्रेस के शासन में बेंगलोर में खड़गे साहब ने, आपको ध्यान होगा बजाज साहब, थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठे थे, एक तरफ उप मुख्यमंत्री बैठे थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से पूछा कि आप कुछ ये घोषणाएं करते जा रहे हो, इसका बजटरी प्रोविजन किया है क्या? तो रिव्यू क्यों कर रहे हो? अगर बजटरी प्रोविजन किया तो रिव्यू, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पूरे नेशनल मीडिया पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारत के 140 करोड़ जनता ने देखा है। तो इस तरह का काम हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ किसी हमारे राष्ट्रीय नेता ने कान मरोड़ने का काम नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने तो बधाई दी हमको, उन्होंने हमारी प्रशंसा की, और सबसे बड़ी चीज महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया और हमें पुनः प्रचंड बहुमत से जिता करके अपनी सेवा करने का मौका। दुरुस्त बात। गोपाल तिवारी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। खड़गे जी ने ये कहा कि भाई आप इस किस्म के वादे ना किया करें जो आप पूरे नहीं कर सकते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। अब गोपाल तिवारी जी आप बोले प्लीज, गो अहेड सर। पार्टी के मुखिया के नाते उन्होंने जो भी पूछा, ये एक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया उन्होंने। क्या गलत पूछा उन्होंने? अरे भाई आप ये कर रहे हो तो इसकी जिम्मेदार, तो उन्होंने बाद में बता दिया सिद्धारमैया और शिव कुमार जी ने, हमने प्रोविजन करके ये बात आप कह, उसमें गलत क्या है? एक जिम्मेदार बड़ा आदमी घर का अगर पूछता है कि ये आप कर रहे हो तो वो अच्छी है ना बात, तो उसमें उन्होंने बताया। उसके बाद हमने कहा था, डीके शिव कुमार जी ने, सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र में बंबई में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था कि हम आपके टिकट निकालते, आप बंबई कर्नाटक बेंगलोर आइए, हम आपकी वहां का जो इसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है हम बताएंगे आपको, हम आपका खर्चा करते, हम आपको प्लेन से जाते। ये बंबई में अभी विधानसभा चुनाव के समय बंबई में डी कुमार, शिव कुमार, सिद्धारमैया ये लोगों ने आके बोला था ना, तो गलत क्या बोला? अरे गलत क्या बोला? एक जिम्मेदारी की पहचान है वो। एक हमारे पार्टी का मुखिया अगर पूछता है तो लोग उल्टा प्रशंसा करते कि भाई ये जिम्मेदार है आदमी, कि भैया प्रोविजन है क्या नहीं, आप कैसे कर रहे हो, तो ये अच्छा प्रदर्शन है, इसमें खराब क्या बात है? दूसरी बात गोपाल भाई 2 सेकंड नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपसे विनती की थी, आदर पूर्वक आग्रह किया था कि मुंबई शहर का नाम वर्षों पहले मुंबई हो गया है, कृपया चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठ के पैरिटी लेंगे इनसे हमारे और पैसे लेंगे इनसे सर इस बार मुंबई में इनके ऊपर 500 रुपए जुर्माना, 500 रुपए का जुर्माना लग गया है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए गोपाल तिवारी जी, बोलिए गोपाल तिवारी जी, बोलिए सर। बाला साहब ठाकरे करते थे, 100 रुपया निकलवाते थे जेब से। जी बोलिए सर। दूसरी बात जी बोलिए सर। इन्होंने अब कहा था, मेरे पास ऐसा पेपर है कि सर वो पेपर छोड़िए ना सर, किसी को नहीं दिख रहा, आप बताएं। मराठी में उन्होंने हेडलाइन पेपर की है कि पडताळणी न करता अर्ज मंजूर करा। What is meaning? What does it mean? पड़तालनी न करता अर्ज मंजूर करा, ऐसे आदेश दिए थे इलेक्शन के पहले, और आज अभी पड़तालनी कर रहे हो, उसको निष्कर्ष लगा रहे हो, ये क्या है? ये बेवकूफ बनाएंगे आप? जब इलेक्शन का तब तक तुरंत सबके सब मान्य करो बोले थे, क्यों? तब क्यों नहीं बोले थे? जो पात्र है उनको ही देना पड़ेगा, जो हम उसके निष्कर्ष में उनको मिलेगी रकम, क्योंकि आपको तो हवस थी वोटों की, तो आप तो जो चाहे मर्जी आए बोल रहे थे। इसके ऊपर भी ये क्या हेडलाइन है? हमें सपोर्ट दीजिए, हम मतलब ये एक तरह से रिश्वत देने का प्रयास है। ये एजेंडा हमारे पार्टी के एजेंडा में है तो ठीक है, ये आपके हाथ में सत्ता रहते हुए 2.5 साल नहीं किया आपने। लोकसभा में चुनाव में आपको पिछड़ा। गोपाल जी, प्यारी दीदी आपके स्कीम है, प्यारी दीदी आप 2500 दे रहे हो, 2500 का वादा है प्यारी दीदी,
लाड़की बहन का गुजरात में, सॉरी दिल्ली में प्यारी दीदी बना के। तो देखो, तो उसके बाद खड़गे जी पूना में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने, पत्रकारों ने पूछा था आप भी तो दे, तो हमारा एजेंडा है, हम एजेंडे में दे रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो में डिक्लेयर कर रहे हैं, 5 साल हमारा उसके प्रति एक कटिबद्धता है। ये तो चुनाव सत्ता में रहते हुए भी आखिरी जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ तब इन्होंने मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी ने योजना लाई तब इनको 1500 आप कह रहे 1500 भारी पड़ेगा, 2500 कैसे आप एडजस्ट करो दिल्ली में, वो भी दिल्ली एक छोटा स्टेट है, वहां 2500 कैसे दोगे आप? तो उसके बारे में हमने हमारे मैनिफेस्टो में देख लीजिए, आप सब पता चल जाएगा हमारी पूरी। सर आपके मैनिफेस्टो में तो लिखा है दिल्ली वाले में कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये 1500 रुपए दे करके, जो 1500 रुपए वो दे रहे हैं वजीफा बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं को, उसकी वजह से दिल्ली की ट्रेजरी एम्प्टी कर दी है, बैंकरप्ट कर दिया स्टेट को। ये तो कांग्रेस ने बोला है। शायद यही वजह है कि पिछले 10 साल से आपको एक भी सीट नहीं मिली है दिल्ली में। 70 में से कांग्रेस को 2 इलेक्शन में एक भी सीट नहीं मिली है सर। तो आप ये तो आपको सोचना है। खैर वो दिल्ली की बात रही। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अंबेडकर जी को लेकर के जो एक आंदोलित हुए थे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, और मैं कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूं सर, पता नहीं आप उसको पब्लिकली बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, जो आंदोलन छिड़ने चाहिए थे, जिस प्रकार एक विशाल आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जैसे बीजेपी करती थी जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, वैसा आंदोलन आप कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर पा रहे गोपाल तिवारी जी? सर हमने ये आंदोलन छेड़ा था, काफी वो उसने पकड़ ली थी। दुर्भाग्यवश डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो एक माहौल, मतलब जो उनके निधन के बाद माहौल देश में हुआ, और वो जो उनका निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ, उसी के कारण राष्ट्रीय शोक 7 दिन का था। तो कुछ कारण है कि हम किस समय क्या करना चाहिए। अभी हमारे साहू साहब बोल रहे थे अंबेडकर जी के बारे में। अरे भैया, आप बार बार कांग्रेस को कोस रहे हैं, जो कांग्रेस ने उनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया, जयकर जी को रिजाइन लेके वहां से चुन के लाया, उसके बाद ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन। तो अगर हमने उनके अपोजिशन में कैंडिडेट दिया था तो आपने कौन सा उनका समर्थन किया था, या बीजेपी तब का जनसंघ ने प्रचार किया था क्या? सुनो गोपाल तिवारी जी, आपने समर्थन किया था क्या? जनसंघ ने उनको सपोर्ट किया था क्या? उनका समर्थन किया था क्या? उनकी उस समय उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टैंड लिया, तो उसमें अगर वो उन्होंने सोशल, जो आरपीआई उस समय के जो फाउंडर थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी अपनी, तो उस समय उनका रोल था पॉलिटिकल, तो उसमें क्या गलत है? आपने कौन सा समर्थन दिया था, या आपने कौन सा उनका प्रचार किया था? अरे गोपाल तिवारी जी सच्ची बात तो बोलिए। संसद के जो मूर्तियां थी ना, संसद की जो मूर्तियां थी महात्मा गांधी और अम्बेडकर की मूर्तियों को आपने वहां से निकाल के पीछे रख दिया। संसद प्रांगण में जो मूर्तियां थी, संसद के सामने जो मूर्तियां थी महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की, वहां से निकाल के पीछे की तरफ रख दिया आपने। और उसके नीचे प्लेट में क्या लिखा है? पिछड़े वर्गों के संरक्षक। अरे भाई, अंबेडकर पिछड़े वर्गों के संरक्षक आपके हिसाब से होंगे, हमारे हिसाब से वो संविधान के संरक्षक है। अंबेडकर बोले साहू जी साहब, बोले आपको क्या कहना है? गोपाल जी ने पॉइंट क्लियर किया। बोलो साहू जी साहब, बोलिए जल्दी। साहब बात ऐसी है, गोपाल तिवारी जी का और मेरा कोई निजी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये पहले बात। दूसरी बात ऐसे है, आपको मजबूरन कांग्रेस का प्रवक्ता बनना पड़ता है साहब, क्योंकि बात ऐसी है जो आपने बातें बोली, जैसा खड़गे जी ने बोला या सीएम को डीसीएम को आपने कोई इंतजाम किया है कि आप घोषणा कर रहे हो? साहब, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी जिस तरह फॉरेन डेलीगेशन के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री को अवमानित करके बाजू के चेयर में बिठाती थी और
मेन चेयर में वो खुद बैठती थी। जब ये तुम्हारी कांग्रेस वालों की अक्ल कहाँ गई थी? जब अभी प्रधानमंत्री का अम्बेडकर जी GR के ऊपर बात जब- कीजिए, उसके जब- ऊपर अलग जब- से डिस्कस करेंगे। जब अरे मनमोहन सिंह ने देश का प्रधानमंत्री का GR जब प्रधानमंत्री का GR राहुल गांधी सरेआम संसद में फाड़ के फेंक दे रहा था, जब तुम्हारी कांग्रेस वालों की अक्ल कहाँ गई थी? बात करते हैं आप। अभी कौन सी बात करते हैं? कौन सी नीति की बात करते हैं पार्टी के आप? सोनिया गांधी टॉपिक मत अध्यक्ष चेंज होती है कीजिए। तो तुम लोगों के मुंह सिला लेते हो। राहुल गांधी कैसा भी बर्ताव करता है, तुम्हारे मुंह सिल जाते हैं। बात सर, करते हैं आप। तो सर लेकिन एक चीज तो है लक्ष्मण आपको साहू जी अम्बेडकर के साहब, अभी सर याद जो आ आपने रही बोला है, वो अभी आपको तक बिल्कुल ठीक संविधान की है। याद आ रही है। लक्ष्मण सोनिया साहू जी गांधी साहब, मैंने जो सवाल तो वो विपक्ष में है ना सर, आपकी तारीफ तो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को अवमानित उसके करके ऊपर अलग से डिबेट रखिए। फॉरेन डेलीगेशन के सामने जी। जब पार्टी उसके को ऊपर- पिटाती थी, जब तुम कांग्रेस उसके वाले ऊपर प्रवक्ता कहाँ अलग गए से- थे? लेकिन लक्ष्मण साहू जी उसके ऊपर साहब, अलग से डिबेट के लक्ष्मण साहू जी बात साहब, करते हैं। गोपाल तिवारी जी आपकी तारीफ तो नहीं करने वाले ना, विपक्ष में ना। सब बात तारीफ करने की नहीं है, कांग्रेस की बात चल रही लेकिन है। एक चीज तो है लक्ष्मण कांग्रेस साहू जी साहब, आप एक चीज भूल सोनिया गए। गांधी सर ने सर प्रधानमंत्री को सर, अपमानित किया। आपने हर प्रधानमंत्री बात पद का अवमान बिल्कुल किया। दुरुस्त बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो हर एक ने देखा संविधान सर, वो हर एक ने देखा है। अरे लक्ष्मण साहू जी साहब, हर एक ने देखा। बोल के घूमने वाला राहुल गांधी संविधान को अपमानित करेंगे और तुम जय संविधान बोलेंगे। मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का कितनी बार अपमान किया है, आप क्या बोलेंगे? गलत उसके गलत है, ऊपर? गलत है। कभी अरे कभी भी अरे नहीं गोपाल किया। तिवारी जी, कभी भी नहीं किया। एक कभी छोटी भी सी बात नहीं क्यों किया। नहीं बोलते ऐसा हो? हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। गोपाल कभी तिवारी भी नहीं हो जी, सकता। अरे पहली बार देखिए, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपने कैंडिडेट खड़ा किया था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का द्रौपदी बार-बार अपमान मुर्मू कर के रहे हैं। खिलाफ मोदी जी द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू को आपने द्रौपदी अनापत मुर्मू नहीं का दिया था। बार-बार अपमान कर रहे हैं। और आप द्रौपदी क्या बोल रहे हैं? मुर्मू के राष्ट्रपति और वो पद के लिए आपने राष्ट्रपति, अपोज वो किया था। हमारे एक Sir, आदिवासी this is महिला not the को, subject of discussion एक today. आदिवासी महिला को सर, आज का डिस्कशन ये नहीं है। होने के सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी। किया था। Gentlemen, द्रौपदी gentlemen, मुर्मू का नहीं दिया। बार-बार अपमान कर रहे हैं आप। द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू सर, के ये- खिलाफ अपमान कर रहे हैं। द्रौपदी सर, इससे मुर्मू किसी के का कोई खिलाफ फायदा आपने नहीं होने वाला। कैंडिडेट खड़ा किया था। एक बहुत बड़ा सवाल है जेंटलमैन, मुर्मू के खिलाफ द्रौपदी कैंडिडेट खड़ा मुर्मू किया खड़ी था। है। आपने गोपाल तिवारी ये जी, नीचे लक्ष्मण साहू जी, आपने लक्ष्मण साहू जी साहब, जय सिया राम, एक मिनट आप कांग्रेस प्लीज। थी। लक्ष्मण साहू जी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल सामने है, उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बड़ा सवाल है सर ये। अभी जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ जो चल रहा है अभी प्रयागराज में, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के जो वक्फ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो कहते हैं कि ये 55 एकड़ जमीन जो है जहां पर महाकुंभ लगा हुआ है वो वक्फ बोर्ड की है। ऐसा बोला उन्होंने सर, लक्ष्मण साहू जी साहब। अब आप बताइए। साहब जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की गतिविधियां होती है जी, उसमें अटकाव डालने वाले जो लोग हैं, ये कांग्रेस उनके साथ में रहती है। जाली नोट प्रिंटिंग करके पूरे कुंभ में बांटने वाले थे ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? जाली What नोट nonsense! What जाली nonsense! नोट आप जाली क्या नोट बात कर रहे हैं? छापकर ये पूरे आप कुंभ में ये नेशनल लोग बांटने चैनल वाले पे- थे। आप उनका नेशनल पर्दाफाश चैनल कर पे दिया बोल योगी रहे जी हैं। ने। राजीव जी, इसके बारे में पहले बोलो। बातें करते जाली रहेंगे तो हम जाली सहन नहीं नोट करेंगे। तो सर क्या वक्फ बोर्ड के साथ हैं आप? जाली नोट रद्दी के रेट में सर वक्फ बोर्ड के साथ खड़े क्या आप? के लिए ये यूज क्या करते बात हैं। है? ये क्या बात कर रहे इतना हैं? ध्यान रखो। What nonsense! कुंभ के क्या- लिए क्या सबूत है कुंभ आपके के पास? लिए क्या लोगों सबूत है को आपके कितनी पास? तकलीफ कौन सी होनी बात? चाहिए। गोपाल तिवारी जी, सब एजेंसी इनका क्या कर प्लानिंग रही है। सर उनको जवाब देने दीजिए। आपने जाली बहुत नोट सीरियस प्रिंटिंग चार्ज करने लगाया वाले है। लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आपके। जाली आपके नोट पास सभी का एजेंसी पर्दाफाश है। कर दिया आप योगी जी किसी ने से- यूपी में, किसी वाराणसी को में। arrest किया? ध्यान Arrest रखो। किया किसी को? जाली Arrest नोट करने से प्रिंटिंग कोई करते हो किसी आप ने लोग। रोका है क्या? अरे जाली शर्म नोट आनी प्रिंटिंग चाहिए, करते हो आप आप ऐसे लोग। बातें कर रहे हैं। अरे कुंभ में शर्म जाली आनी नोट चाहिए प्रिंटिंग आपको। करके अरे लोगों आपके पास का एजेंसी है ना, खून आप सब बहाने वाले एजेंसी थे। आपके पास है, होम इतना मिनिस्टर ध्यान आपके रखो। पास है, कुंभ ईडी आपके पास है। देखिए व्यास जी, कुंभ ईडी अच्छी तरह से आप- होगा। सुशील व्यास जी, आप कुंभ महाराष्ट्र अच्छी तरह से होगा। महाराष्ट्र कुंभ के मानवता के लिए मो- होगा। सुशील व्यास जी, कुंभ धर्म के महाराष्ट्र लिए के होगा। धनंजय मुंडे कुंभ देश और के लिए वाल्मीकि होगा। जगताप के कुंभ ऊपर विश्व ईडी के लिए भेजी होगा। व्यास जी, उद्धव आप ठाकरे जाली जी, नोट छापकर उद्धव ठाकरे जी, अरे तो जाली आपने अरे लेकिन जाली नोट कांग्रेस ने छापे क्या? जाते हो। एक्शन लिया आपने? उद्धव- किसी के ऊपर एक्शन लिया क्या? उद्धव ठाकरे जी ने आलोचना एक्शन किया एकनाथ शिंदे जी इसलिए का। तो मिल क्या गए हुआ? लोग। एक्शन हुआ इसलिए तो मालूम व्यास पड़ा। जी, व्यास जी,
व्यास जी, एक बात उद्धव ठाकरे जी ने आलोचना किया है एकनाथ शिंदे जी का, जहां गढ़चिरौली में जब बंद हुए आप पाकिस्तान में चलन छापने वाले आप लोग हैं। भारत का चलन पाकिस्तान में छपवाने वाली कांग्रेस है। अंग्रेज बात करते हैं। गढ़चिरौली में चिदम्बरम के बेटे को पूछो, चिदम्बरम को पूछो। व्यास जी को बोलने दे। आपने नोटबंदी की थी, तुम्हारी कांग्रेस की इतनी नौबत आ गई। जाली नोट कोई तीसरा भी है आपके साथ। व्यास जी को बोलने दे थोड़ा। साहब जी, अच्छा व्यास जी, उद्धव ठाकरे जी ने गढ़चिरौली में कांग्रेस का तारीफ किया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का आलोचना किया। 1600 गुना और उसकी पूरी कांग्रेस डूबी हुई है जाली नोट अमित शाह, छापने में। जय शाह की 1600 व्यास जी, गुना। साहब व्यास जी को बोलने दो। व्यास जी ईडी उनको गोपाल जी, व्यास जी, अरे छोड़ो, गोपाल जी, जाली नोट छपवाने की बड़ी कांग्रेस हो गई आजकल। आतंकवादियों के पास 2000 कांग्रेस जाली नोट छाप कर चल रही है। अरे भाई डिबेट करिए, भाषण। व्यास जी, उद्धव ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे जी का आलोचना किया, बोले गढ़चिरौली में पहले काम नहीं हो गया था, पालक मंत्री तभी एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस ने अभी बहुत काम किया है और यह दिख रहा है। आलोचना वही एकनाथ शिंदे जी का किया है। एकनाथ शिंदे जी ने वही कहा कि असली सेना, लोगों ने बोला क्या, बोलिए इसमें क्या प्रक्रिया, व्हाट इज योर रिएक्शन व्यास जी? अभी मैं बजाज जी ने थोड़ी देर पहले कहा विरोधी आलोचना ही करेंगे, कोई आपकी प्रशंसा तो नहीं करेंगे जी। आज मैं उद्धव जी की मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ शिंदे जी को लेकर के। वो बड़े नेता हैं, हमारे प्रमुख रहे जब हम उनके साथ थे, लेकिन आज की तारीख में हमारा दल अलग है। जब महाराष्ट्र की जनता ने असली शिवसेना के रूप में शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को स्थापित कर दिया है। और ये मानना कि जब शिंदे जी वहां के पालक मंत्री थे तब कुछ नहीं हुआ, तो देवेंद्र जी तो अभी महीना भर भी नहीं हुआ है मुख्यमंत्री बन के, तो कुछ तो वहां पे ग्राउंड वर्क हुआ होगा। और मान लो असफलता थी तो मुख्यमंत्री किसके नेतृत्व में थे? एकनाथ राव जी शिंदे पालक मंत्री थे, जब मुख्यमंत्री कौन था? तो फेल्योर अगर है तो उसका नेता जो होता है, जैसे क्रिकेट में हार भी जाता है तो उसकी आलोचना कैप्टन की होती है, और जीत भी जाता है तो भले वो खुद 0 पे आउट हुआ है, मेडल लेने कैप्टन जाता है। तो कैप्टन कौन था उस समय? अगर असफलता शिंदे जी की हुई तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो ये जो हताशा निराशा में बयान देते हैं आगे पीछे सुने बिना, सोचे बिना, तो उसके लिए मैं बड़ी रेस्पेक्ट हमारी है कि हमारे दल के नेता रहे हैं वो, लेकिन इस तरह से उनको बचकाना बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज गोपाल भाई, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने अंबेडकर जी के आंदोलन को लेकर कहा 7 दिन का वो मनमोहन सिंह जी का दुखद निधन हुआ और वो जो शोक का समय था, इसलिए वो कहीं न कहीं वो कड़ी टूट गई। तो मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं कि 7 दिन का जो दुखद समय था, उस समय जिन नेताओं ने आपके सफेद टी शर्ट से ब्लू टी शर्ट में आकर के आंदोलन की शुरुआत की, क्या वो 7 दिन नेता कहीं न कहीं जनता के बीच में या कम से कम मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ दुख के समय थे क्या, या कहीं विदेश में थे? ये तो जनता जानना चाहेगी ना। नहीं, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। सोनिया जी, प्रियंका जी सभी थे, बिल्कुल थे। मैंने सफेद टी शर्ट से ब्लू टी शर्ट की बात की, वो कहाँ थे माननीय नेता विपक्ष भारत की लोकसभा के? कहाँ थे? वियतनाम में थे। गोपाल जी बोलेंगे नहीं, हम लोग बोल रहे हैं। आंदोलन को बीच में छोड़ने का समय है, लेकिन वहां जाने का समय है उनके पास। और बापू की बात आप बार बार कर रहे थे, प्रधानमंत्री कहाँ थे ये भी हम कहे क्या? अरे भाई बाद में आप कहोगे आप आलोचना कर रहे थे ना, करना चाहिए, पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। पर्सनल क्या? जब हम जसोदा बेन की बात करते तो फिर कहेंगे आप पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। इतना पर्सनल नहीं, ऐसा नहीं, मैंने पर्सनल नहीं कहा। जो बोलते हैं अपने जो एक्सक्यूज दिया कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं वो क्यों जाते हैं और कोई जवाब देता है, तब पर्सनल मैटर नहीं होता है। राहुल जी का पर्सनल मैटर नहीं, अपोजिशन लीडर देखो, बात करने पर्सनल मैटर तो दोनों बात करनी चाहिए।
मैं पर्सनल सुनिए, मैटर बात करनी है तो दोनों की करनी नहीं, चाहिए। नहीं, ठीक है मैं भी ना, कई बातें ठीक है मैं ना, बिल्कुल, उजागर कर सकता हूँ, बिल्कुल, मैं भी हाँ, कई शांत बातें रहेंगे, कई बातें शांत उजागर रहेंगे। कर मैं आपको सकता हूँ। सुना, फिर मैं क्यों बोला भी बताता हूँ। ऐसा नहीं, आपने एक्सक्यूज देखो, दिया, आपने आपको एक्सक्यूज पूछ के दिया कि नहीं आएंगे, कांग्रेस वो का कहाँ आंदोलन जाएंगे, इसलिए किसके ठंडा हो यहाँ गया जाएंगे? कि आपको सोच मैं का बताता हूँ तो आपको, आपके नेता मैं लोग बताता कहाँ हूँ थे? आपको, ये मैं पूछेगा बताता ना, हूँ कोई भी आपको, जनता सुनने की पूछेगी। हिम्मत रखिए। आपके मैं नेता कहाँ बताता थे? हूँ ये पूछ आपको रहे ना, हैं। मैं बताता हूँ आपको, सुनने की हिम्मत रखिए ना। आपके नेता 7 दिन मैं सोच के बताता समय हूँ में नहीं ना, रह सकते। मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ ना आपको भैया व्यास जी, आपको मैं हाँ, बताता हूँ। बोलिए ना। हाँ, हाँ, वो वियतनाम इसलिए जाते हैं कि वहां पे उन्होंने विपश्यना कोर्स किया है, जानकारी लीजिए। और उन्होंने बार बार वहां पे बुद्धिज्म और अरे हंसते क्या हो, पता नहीं आपको तो आपके दिल में जो चल रहा है, इंग्लैंड में जाके आपके भारत के सर खिलाफ दिमाग- प्रेस लेते आपके जब सर विपश्यना दिमाग करने में जाते हैं जो क्या? चल रहा है बात वही करते आपको हैं। कौन दिखेगा। भरोसा करेगा? आपके दिल आपके दिमाग में अगर भ्रष्ट विचार रहेंगे तो वही आपको दिखेगा ना। ये आपको आप- अच्छी चीज दिखने वाली नहीं है। नहीं, आपका नजरिया घटिया है तो ये- आपको वही दिखेगा ना। विपश्यना आपका भारत में नहीं होती है नजरिया क्या? घटिया है तो आपको वही दिखेगा। ये अरे विपश्यना आपका भारत में नहीं होती है। नजरिया ये वही ये आपकी सोच जानकारी है लीजिए, और आपकी जानकारी मानसिकता है कि लीजिए। आप इस तरह की बिल्कुल भाषा गलत है बोल रहे साहब, हैं। झूठ है। आपके विपश्यना आपका भारत में नजरिया नहीं होती है घटिया क्या? तो आपको वही चीज दिखेगी। विपश्यना अगर मैं भारत मोदी जी में नहीं के होती है बारे क्या? में बात करूं तो आप कहेंगे अरे नहीं पर्सनल नहीं, मैटर विपश्यना होना भारत में नहीं चाहिए। होती है क्या? और राहुल जी के बारे में व्यास आप जी, कहेंगे पर्सनल मैटर। विपश्यना भारत में नहीं होती है क्या? आप क्या बातें कर रहे हैं? विपश्यना कोई लॉजिकली भारत में नहीं बात होती है कीजिए। क्या? कोई लॉजिकल गोपाल बात कीजिए भाई, ना, सच बड़ा लॉजिकल बुरा बात लगता कीजिए। है। अरे क्या बात कर रहे आपने हैं? जो excuse अरे दिया, वियतनाम में क्यों जाके पूछ 7 लीजिए। दिन इसलिए आंदोलन राहुल जी ने गड़बड़ा गया विपश्यना कहाँ कि की शोक थी, आ गया। उन्होंने तो ये शोक में तो काम आप किया, तो कभी विदेश घूम रहे जानकारी हैं। लीजिए ना। तो ये अरे तो सही बात है। हंस क्या रहे हैं आप? आप शोक के समय विदेश घूम रहे हैं और आप लेकिन कहने का मतलब ये हुआ गोपाल तिवारी जी, आप हंस रहे हैं तो देखो आपके दिल में क्या जो बात कर रहे दिल हैं? दिमाग साहब, में जो गोपाल तिवारी जी कहने का मतलब ये हुआ, आपको क्या भले राहुल साहब, गांधी जी यहाँ साहब, विपश्यना हों भारत या में होती कहीं है। और हों, कहने का मतलब विपश्यना ये का हुआ, वचन मतलब से- कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक के आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन तो रुक गया ना। आपको पता नहीं चला। गोपाल तिवारी जी, बराबर है, बराबर है। विपश्यना हाँ, के बारे इतने- में इतने- विपश्यना इतने में घर भारत इतने- विपश्यना इतने के बारे घर में विश्व गुरु इतने है घर साहब। में- विपश्यना इतने घर भारत में कितनी बार होती है? अरे लक्ष्मण साहू साहब कहाँ विपासना में अटक गए आप? क्या झूठ बोलते हैं? गोपाल तिवारी जी, अरे झूठ एक पे मिनट झूठ लक्ष्मण बोलने साहू का, जी झूठ साहब पे एक झूठ सेकंड बोलने का। प्लीज। और गोपाल तिवारी जी आप भी सुन लीजिए। गोपाल तिवारी जी, झूठ- गोपाल तिवारी जी एक सेकंड अगेन, लक्ष्मण साहू जी साहब प्लीज, अरे शर्म आ रही चाहिए आपको। लक्ष्मण साहू जी साहब प्लीज, झूठ बोलने प्लीज के लिए। प्लीज What nonsense? प्लीज। प्रधानमंत्री के शोक प्रस्ताव के लिए बोलते वक्त आप इतना झूठ बोलते हो। विपश्यना क्या के लिए बात गए कर थे रहे राहुल हो गांधी। अरे आप झूठ बोलते हो। personal- Sir, how does it matter? आपके कहाँ गए थे? सर डज इट मेक ए डिफरेंस वेयर राहुल गांधी इससे went? कम से पहले कम कहाँ उन्होंने था, किसी पहले को पूछो फंसाया उनको। तो नहीं। गोपाल तिवारी अरे जी डज इससे इट मेक ए पहले डिफरेंस? कहाँ गए, उन्होंने पूछो किसी को उनको। फंसाया नहीं है ना। लक्ष्मण साहू जी उन्होंने साहब किसी को मुझे फंसाया सवाल नहीं पूछने है ना। दें। अरे क्या कोई झूठ बोलते किसी हो को आप? लक्ष्मण साहू जी साहब मुझे विपश्यना सवाल के पूछने लिए दें गए प्लीज। थे। फंसाया हाँ? तो नहीं है उन्होंने। गोपाल तिवारी जी, प्रधानमंत्री के शोक प्रस्ताव के लिए गोपाल क्या- तिवारी जी, लक्ष्मण साहू जी साहब, लक्ष्मण साहू जी साहब एक सेकंड, गोपाल तिवारी जी एक सेकंड। सर वो विपासना के लिए गए हों या मेडिटेशन के लिए गए हों, किसी और काम के लिए गए हों, तो या इनके भारत पास में ही वो हो, कहाँ गए थे? या भारत में ही हो, फैक्ट वो में मन- कि आपका शोक- लक्ष्मण शोक साहू जी में- साहब प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। वो लक्ष्मण साहू जी साहब मुझे तो बोलने क्या दीजिए। बात कर रहे हैं? लक्ष्मण साहू जी भाई, साहब आपका मुझे तो पर्सनल- बोलने दें। आपके नेता के बारे में कहोगे तो देश- पर्सनल कहोगे। एक मिनट सर, प्रधानमंत्री के gentlemen, I'll have to shut down the show. I'll have to close the show right now. Fact remains कि आपका जो अम्बेडकर जी गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री के आंदोलन शोक में था नहीं थे। वो तो बंद हो गया ना गोपाल तिवारी जी। अम्बेडकर जी के ऊपर जो आप आंदोलित हुए थे वो तो बंद हो गया ना। आपके जितने भी लोकल यूनिट थे दे आर लेफ्ट लीडरलेस अगेन। वो हर कोई ये बोलता है ये क्या है यार, 2 दिन का आंदोलन फिर पीछे हो जाओ, 4 कदम आगे 8 कदम पीछे, ये क्या है गोपाल तिवारी जी? कांग्रेस विल हैव टू वेक अप। हमने यू हैव टू वेक अप नाउ। कांग्रेस आपको 101 सीटें आई हैं बजाज सर साहब, लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी को मरण के उपरांत भी इन्होंने अपमानित करने के लिए छोड़ा नहीं। अरे इन्होंने ये बात है। राजपथ पे जगह नहीं दी। अरे अरे आप अच्छे छोड़ो, प्रधानमंत्री अरे को आपकी स्मारक बात छोड़ो, बनाने तक जगह आपकी नहीं बात दी। करो। I think that's enough. आपकी बात जी ने करो, बोला था कांग्रेस की Gentlemen, बात करो, कांग्रेस की बात। Gentlemen, आप- इंदिरा जी के
जेंटलमैन, आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, सब लोगों को शुभकामनाएं। सुशील व्यास जी, लक्ष्मण व्यास जी, और सॉरी लक्ष्मण सौदी जी, राहुल गांधी ने मरने के बाद और गोपाल तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी को मरने के सर चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, फिर गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मरने के बाद सर बुरी बात सुनिए, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, फिर गोविंद सिंह नाम कहाऊं। समझ गए गोपाल तिवारी जी? अब आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भी है, अब आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भी बेइज्जती करेंगे। गलत सर आप वो भी नहीं सुनेंगे, आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में भी नहीं सुनेंगे। मरने के बाद सर क्या बोल रहे हैं आप लोग? जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। गोपाल तिवारी जी, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी सॉरी सर, थैंक यू। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। लक्ष्मण सौदी साहब जय सिया राम। सुशील व्यास जी जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबको जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। मातरम। जय महाराष्ट्र। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू। And that was terrible. Yes. Towards the end, it had become absolutely terrible. Even berserk. And the fact is that even after saying so many things, Gopal Tiwari ji is just not willing to listen, and neither is Lakshman Saji Sahab. The only sane person over there happened to be Mr. Sushil Vyas, and he was just, well, what could he do except to smile? That's it. That's all that we can say. In any event, I can't say it was a good discussion. I think it was a terrible discussion towards the end. Nobody could hear anything at all, and nobody gave any answers. With Lakshman Saji Sahab actually accusing the Congress of printing fraudulent currency, fake currency. And over there, I think Gopal Tiwari ji. Congress was in hands with ISI. तो सर गोपाल तिवारी जी ने जो सवाल पूछा बिल्कुल ठीक पूछा कि भैया होम मिनिस्ट्री आपके पास है, सरकार आपकी है, अरेस्ट करो। जो भी पाया गया है जाली नोट छापने के जुर्म में, उसको गिरफ्तार कीजिए। क्यों नहीं किया है आपने? सीधी सादी बात है। बट माय क्वेश्चन वाज प्रदीप जी दैट द वक्फ बोर्ड जेंटलमैन हैज सेड कि पूरी जमीन जो है 55 एकड़ की जो जमीन है वो पूरी वक्फ बोर्ड की है। Maulana Shahabuddin. ये क्या है? He's probably one of the Muslim front of RSS. Probably. क्यों मतलब इंद्रेश कुमार, इस किस्म की भाषा बोलते रहो ताकि बीजेपी को मौका मिले सामने से रिटेलिएट करने का। लेकिन बड़ी अजीब व गरीब मसला है सर। बट वन थिंग आई मस्ट से अगेन, इट इज ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी, only Prime Minister Modi who could declare December 26th as वीर बाल दिवस। क्योंकि याद रखें दिसंबर 26 और दिसंबर 27 के बीच में दोनों साहबजादों की मौत हुई थी, और मैं आपको बता दूं उसमें से एक 9 साल के थे और एक 6 साल के। दीवार में चिनवा दिया गया। सुप्रीम सैक्रिफाइस जी। नवाब वजीर खान ने यह कहा था कि या तो तुम कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो। दोनों साहबजादों ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनको दीवार में चिनवा दिया। और सिखों ने ऐसा नहीं है कि वजीर खान साहब को छोड़ दिया। वजीर खान का क्या हशर हुआ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो नवाब ऑफ मलेरकोटला थे, मलेरकोटला के जो नवाब थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है। एंड ही पुट हिमसेल्फ एंड हिज एंटायर फैमिली टू ग्रेट डेंजर। औरंगजेब के सामने बोला, बादशाह औरंगजेब के सामने बोला, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, हम बच्चों के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, ऐसा बच्चों के साथ नहीं कर सकते। एंड आई रिफ्यूज एब्सोल्युटली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। दैट्स व्हाट ही सेड। दोस्त मोहम्मद खान, द नवाब ऑफ मलेरकोटला। आज तक मलेरकोटला में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यों की त्यों है प्रदीप जी। पार्टीशन के दौरान भी सिखों ने और हिंदुओं ने पूरे मलेरकोटला की घेराबंदी करी, और वहां पर एक भी इंसिडेंट, हिंसात्मक गतिविधि एक भी नहीं होने दी। No, the point that you're trying to say is that Prime Minister Modi is very bold about talking about That's right. issues. Because ये हुआ है घटना है, इसको क्यों नहीं बात करना चाहिए? क्यों नहीं बात करनी We चाहिए? need to बिल्कुल। talk about it. Absolutely. We need to talk about it because our history goes repeating itself. So if he has declared it boldly, only Prime Ministers to say that it's going to be a public holiday in India. That's right. It's a great thing. And he declared it as वीर Yes. बाल दिवस। सीधी सादी बात है, क्यों नहीं भाई? That's it.
Well, that's just about it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही प्रदीप जी की तरफ से। और वो घंटी भी बज गई है जी हाँ। वो बेल आइकन के ऊपर जो है अगर आप क्लिक करते हैं यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम नेशन नाउ में जो भी अपडेट आती हैं हर चीज़ के ऊपर स्पेशली मुंबई की खबरों को लेकर के आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। One day, Bharat. नमस्कार।